हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। अभी ये पॉलिसी बनी नहीं है, बन रही है, ड्राफ्ट ही अभी तैयार किया गया है इसका। तो देखिए ये पॉलिसी क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और डोमेस्टिक वर्कर्स कौन होते हैं? देखिए जो लोग, इनको हम हिंदी में बोलेंगे घरेलू नौकर, यानी जो लोग हमारे घरों में काम करते हैं, हाउस होल्ड काम संभालते हैं, हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं घरों में, जैसे नानीज़ रखी होती हैं लोगों ने, या कई बार लोगों ने कुक्स रखे होते हैं जो घर आके खाना बना के जाते हैं, कपड़े धोने के लिए लोग रखे होते हैं, या फिर किसी भी तरह का जैसे आप प्रेस करवाते हैं जिन लोगों से, ये सब आते हैं हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स में। ओके, इनके लिए अब एक पॉलिसी बनने की बात हो रही है। इस पॉलिसी में क्या ये ड्राफ्ट, इसमें क्या लिखा गया है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों है। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज में जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। PDF आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ कि हमारा जो PDF है अब हिंदी में भी अवेलेबल है। इस साइट से आप वो उसको ले सकते हैं। अब रेलेवेंस देखते हैं कि एग्जाम्स के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है। UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस पेपर 2 जो है आपका UPSC CSC, ओके, जो मेंस पेपर 2 है वहाँ पे आपका ये पार्ट जो है वो कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे नेशनल पॉलिसी क्या है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे डोमेस्टिक वर्कर्स के वेलफेयर मेजर्स, यानी इस पॉलिसी को लाने की बहुत नीड है और जो उनके लिए वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं इस पॉलिसी में वो क्या हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, और देखिए यहाँ पे पूछा गया इज नॉट, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए, इज नॉट द फीचर ऑफ प्रपोज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। पहला स्टेटमेंट है राइट टू फॉर्म देयर ओन एसोसिएशंस एंड यूनियंस। दूसरा है डोमेस्टिक वर्कर्स टू हैव एक्सेस टू कोर्ट ट्रिब्यूनल्स फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। और थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज। और थर्ड है राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो प्रपोज नहीं किया गया है, राइट? इसको ध्यान में रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बता सकते हैं। न्यूज़ में इसकी बात इसलिए हो रही है बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो कंसीडर कर रही है, सोच रही है कि इस तरह की कोई नेशनल पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स के वेलफेयर के लिए हम काम कर सकें। और ये जो पॉलिसी अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, यानी अभी ये बन रही है, बन के अभी यानी ये लागू नहीं हुई है, ड्राफ्ट स्टेज में है। और इसके ड्राफ्ट क्या बोलता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे। और देखिए गवर्नमेंट ने वैसे सेपरेट लॉ भी जो है वो लेके आए थे ये लोग डोमेस्टिक वर्कर्स के इंटरेस्ट में, आई मीन डायरेक्टली डोमेस्टिक वर्कर्स के इंटरेस्ट में लॉ नहीं लाया गया है, लेकिन एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के में जो लोग काम करते हैं, यानी जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, जैसे लोड, जो गाड़ी लोड करते हैं अनलोड करते हैं वो लोग, या आपके एग्रीकल्चरल लेबर्स हो गए, फिशरमैन हो गए, लेदर वर्कर्स हो गए, सॉल्ट वर्कर्स हो गए, मिडवाइफ्स हो गई, बार्बर्स हो गए, या जो लोग आपको न्यूज़पेपर घर में देने आते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और डोमेस्टिक वर्कर्स को भी इन्हीं में रखा गया था। तो उसके लिए एक जो एक्ट है लाया गया था, बट कोई डायरेक्ट सेपरेट एक्ट कभी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नहीं लाया गया। और इसकी बहुत ज़रूरत भी है, नीड की अगर बात करें तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर डोमिनेटेड है। एम्प्लॉयर डोमिनेटेड यानी जो लोग नौकरी देते हैं, जो घर पे अपने नौकर रखते हैं, वो लोग इसको डोमिनेट करते हैं। वही उनकी जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह है, वो डिसाइड करते हैं। और उसके बाद बहुत ही इरेगुलर पेमेंट होती है, कई बार पेमेंट नहीं करते टाइम पे, और काम ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं। और बहुत ज़्यादा कई बार इनके साथ वायलेंस भी होता है क्योंकि इसमें विमेन की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिजिकल असॉल्ट भी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, इसलिए एक सेपरेट पॉलिसी होने की बहुत ज़रूरत है। अब इसके सेलिएंट फीचर्स देखते हैं कि ये जो प्रपोज नेशनल पॉलिसी है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए क्या बोलते हैं। इनको मैं रीड आउट करती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि
एम, अगर पहले हम बात करें इस पॉलिसी का एम क्या है, तो आप इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम में। एम क्लियर है कि हमने प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक वर्कर्स को एब्यूज़ से, कि अगर उनके खिलाफ कोई हरासमेंट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो उसके खिलाफ ये पॉलिसी लाई गई है ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और मिनिमम वेज की कम से कम तनख्वाह भी मिले। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखा होगा तो वहाँ पे ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही क्लियर हैं कि अगर आपने कोई डोमेस्टिक वर्कर घर पे रखा है तो उसकी एक मिनिमम सैलरी जो है वो आपको देनी है ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। तभी इंडियंस जब भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और उनको सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो बेचारे बहुत दुखी होते हैं, बिकॉज हम लोग यूज्ड टू नहीं हैं, हम डोमेस्टिक वर्कर्स रख लेते हैं एक बहुत ही मिनिमम पैसों में और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं करवा पाते। तो ये एक एम है कि इनको सोशल सिक्योरिटी मिले और एक जो मिनिमम वेज है, तनख्वाह है, वो इनको मिले, इनको प्रोटेक्ट कर पाएँ हम सेक्सुअल हरासमेंट से और बॉन्डेड लेबर यानी जो बंधुआ मजदूरी है उससे इनको प्रोटेक्ट कर पाएँ। ओके, अब देखिए ये जो नेशनल पॉलिसी है ये सब तरीके के जो हाउस होल्ड काम हैं उनके लिए है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे कोई आपके बच्चों की नैनी है उनके लिए, या आपके घर में कोई कुक कर रहा है, लॉन्ड्री हो गई या कपड़े प्रेस कर रहा है, इस तरह के जितने भी हाउस होल्ड हेल्प्स हैं ये उन सब के लिए है। इनके लिए पेमेंट डिसाइड की जाएगी, फिक्स्ड स्लैब रेट्स रखे जाएंगे, राइट। तो ये सब जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेट करेगी, सिक्योरिटी कवर देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी और ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है एम्प्लॉयर और हेल्प के बीच में तो वो कंप्लेंट भी कहीं पे कर पाएंगे और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी जो हो पाएगी। और डोमेस्टिक वर्कर्स इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के साथ इस पॉलिसी के अंदर। ओके, और इस पॉलिसी से हम क्या प्रमोट करें कि भाई उनके भी राइट्स हैं कि हम उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ला सकते हैं, वो भी अपने यूनियन एंड एसोसिएशंस बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वो डिसाइड कर सकते हैं कि पीरियड ऑफ वर्क एंड रेस्ट क्या रहेगा। उसके बाद देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है या प्लेसमेंट एजेंसीज की भी यहाँ पे बात की गई है जो इनको नौकरियाँ दिलवाएंगी, राइट। और उसके बाद में ये क्लियरली डिफाइन करता है कि पार्ट टाइम वर्कर्स कौन होंगे, फुल टाइम वर्कर्स कौन होंगे। कई बार तो लोगों के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके घरों में रहते हैं, उनको हम लिव इन वर्कर्स बोलेंगे, वो कौन होंगे। ओके, तो इस तरह से ये पॉलिसी जो है ये इसके फीचर्स हैं। एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इनमें से कुछ एक्स्ट्रा है। यहाँ पे सबसे पहले कि कोई एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली नहीं था, तो इस तरह का पॉलिसी लाने से हम डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उनको जो हमारे फ़िलहाल के लॉज हैं नए लॉज में इंक्लूड करेंगे, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि उनको जितने भी राइट्स एंड बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल पाएँ। वो अपनी एसोसिएशंस एंड यूनियंस बना सकते हैं, मिनिमम तनख्वाह उनको मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं वो यहाँ पे। उसके बाद अगर उनके खिलाफ कोई हरासमेंट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो कंप्लेंट कर पाएंगे, वो कोर्ट्स में कंप्लेंट कर पाएंगे, ट्रिब्यूनल्स में कंप्लेंट कर पाएंगे। उनके लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल जहाँ पे वो कंप्लेंट कर पाएंगे, एक अलग से इंस्टीट्यूशन भी बनाया जाएगा। और प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इस पॉलिसी के मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपको जो है MCQ वो पूछा जा सकता है। अदर पॉलिसी मेजर्स जहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि इनके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इसको लाया गया था सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए और डोमेस्टिक वर्कर्स को भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में रखा गया था, लेकिन अब एक सेपरेट जो पॉलिसी है उसकी बात की जा रही है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है are mandated under the Unorganized Workers Social Security Act to formulate suitable welfare programs for the unorganized sector। यानी स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इम्प्रूव कराने की, उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसी लाने के लिए। अब देखिए किस तरह के इनिशिएटिव जो हैं
वो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लिए गए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, झारखंड की, कर्नाटका की, पंजाब की, इन्होंने, ये कुछ स्टेट्स हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक शेड्यूल बनाया है जहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट की मिनिमम तनख्वाह कितनी इनको मिलनी चाहिए वो उन्होंने डिसाइड किया है। और ये जो मैटर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट डोमेस्टिक वर्कर्स बोर्ड इज़ अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो स्टेट डोमेस्टिक वर्कर बोर्ड यहाँ पे बनाया जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेशनल पॉलिसी आखिरकार मदद कैसे करेगी। सबसे पहली बात, इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगी कि जो हमारा कोई भी, जैसे हमारे पास फ़िलहाल कोई भी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, अगर ये प्रॉपरली एक पॉलिसी बन के आ जाएगा तो अगर किसी के वेलफेयर कोई कंप्लेंट आती है तो हमें पूरा पाथ पता होगा कि इसके खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, इसके खिलाफ जो पनिशमेंट है वो क्या रहेगी, एक प्रॉपर तरीका आ जाएगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अभी भी इतने स्टेट्स ने, जैसे पीछे कुछ स्टेट्स मैंने आपको बताई, ये लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। अब कम्प्लेक्सिटी की बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी था, क्योंकि जैसे यूएन ने बताया, यूनाइटेड नेशंस जो है, कि बाकी का लेबर मार्केट जो है उससे डोमेस्टिक वर्कर्स का जो काम है वो अलग है। क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, ये घरेलू जो नौकर हैं, ये एक अनकन्वेंशनल प्लेस ऑफ वर्क पे काम करते हैं जो कि घर है। अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई मिल में काम कर रहा है, आप उसके वर्किंग आवर्स डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर घर की ज़रूरत अलग है, हर जो वहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देंगे, तो उसको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टिल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा तो उससे ये जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी इस नेशनल पॉलिसी के आने के बाद। ओके, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता देती हूँ कि इसके नीड्स क्या हैं। देखिए, इंडिया में डोमेस्टिक, अगर नीड की बात करें एक बार फिर से कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स अगर इंडिया में बात करें तो 5 मिलियन टोटल डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे, और उनमें से 3.5 मिलियन जो हैं वो सिर्फ औरतें हैं, विमेन हैं, जो कि इस तरह के काम में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। और ये ऐसा काम है अभी तक का, जब तक ये पॉलिसी नहीं आ जाती, इस काम को काम नहीं माना जाता, कोई लेजिस्लेशन नहीं है। तो बहुत बार विमेन के खिलाफ यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। स्पेशली जो बंगाली एंड आदिवासी वुमेन हैं, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, और गाँव से लोग स्पेशली उनको बड़े बड़े प्रोमिस करके शहरों की तरफ लेके आते हैं, और फिर उनको बहुत कम वेजेस पे काम दिया जाता है, और कई बार सेक्सुअल असॉल्ट्स भी होते हैं, फिजिकल वायलेंस भी होती है, उनकी जान को धमकी भी दी जाती है, अच्छा तुम मेरे शहर में हो, बाहर से आए हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ। कहीं इस तरह की बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो आती हैं, और इस तरह के इश्यूज़ भी होते हैं, राइट। तो इसलिए इस पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है अगर हम वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट की बात करें डोमेस्टिक वर्कर्स की, क्योंकि एक इनफॉर्मल पार्ट है ये सोसाइटी का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट। अब यहाँ पे जो आंसर है, देखिए कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, ये सारे पॉइंट्स इस पॉलिसी में लिखे गए हैं, लेकिन जो ये लास्ट पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट का गारंटी नहीं है, प्लेसमेंट जो सेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बनाए जाएंगे, लेकिन अब वहाँ पे उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। यहाँ पे ये आपका लिए सही आंसर है। और यहाँ पे ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि the proposed national policy for domestic workers fails to achieve the purpose it is designed for। अब ये क्यों फेल कर रहा है, आप इसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। अब यहाँ पे आप इसका कम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात कर सकते हैं, यूएन ने क्या कहा है उसको मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेटा बता सकते हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस किया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, PDF फिर से बता दूँ, साइट से आपको मिल जाएगा। थैंक